सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना, अ बिग थैंक यू क्यों? क्योंकि आपने अपने अमित भाई को चूज किया। आपने फास्ट एजुकेशन को चूज किया। आपकी सीए इंटरमीडिएट की इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी का एक प्यारा सा पार्ट बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात पता है, हम जब भी कोई जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं ना, हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन सी चीजें अमित भाई? सबसे पहला, कि यार हमें जाना कहाँ पे है। दूसरा, कि यार मेरी इस जर्नी में मेरे साथ कौन होने वाला है, मुझे अकेले ट्रैवल करना है कि मदद करने के लिए कोई ना कोई तो है अपने साथ। और थर्ड और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, कि मेरी इस इंटायर जर्नी में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्या सीखने को मिलने वाला है, क्या देखने को मिलने वाला है। और आपको ये बात पता है कि आपकी जो सीए की जर्नी होती है ना, उनमें भी ये तीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बताऊं कैसे? चलिए देखते हैं एक बार। स्क्रीन विजिबल है आपको? परफेक्टली विजिबल है। चलिए, तो हमारा सबसे 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 पहला सवाल, कि हमारा एंड गोल क्या है, हमें जाना कहाँ है। ऑब्वियसली हमारा एंड गोल तो सिर्फ एक ही है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। अपने नाम के आगे सी ए वर्ड का यूज करना, राइट। बट उससे पहले हमें अपने सीए फाइनल्स के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। उससे पहले अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उससे पहले अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए, पहले सवाल का आंसर तो मिल गया कि हमारा जो एंड गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, उसके लिए अभी हमारा मेन टारगेट है अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को क्लियर करना, राइट। बहुत अच्छे। अब दूसरा सवाल, कि यार आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में आप अकेले होने वाले हो या आपके साथ कोई है? ये बंदा दिख रहा है क्या आपको डिग्री पकड़ के? एग्जैक्टली, दिस इज मी। I am CA Amit Sharma, and I have recently qualified my CA final examinations. I had All India rank 30 in my CA intermediate examinations. I completed my articleship from KPMG, one of the big fours, and industrial training from Goldman Sachs, which is also one of the top most investment banking firms. And currently, I am associated with Fast Education as faculty for cost management, strategic management, and financial management. अब आप बोलोगे ना, अमित भाई सारे मैनेजमेंट के पेपर तो आपने अपने पास रख लिए ना? एग्जैक्टली exactly, क्यों? पता है, जब मैं अपने गोल्डमैन में था ना, तो वहां पे मेरा डोमेन था FP&A। अमित भाई, FP ने ये क्या होता है? FP एक डोमेन है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब इसकी बजटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, सब कुछ हम देखते थे। और जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते थे, वो था कॉस्ट, FM एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको पता है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिट के अलावा बहुत सारे फील्ड्स ओपन होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और जो मेन तीन सब्जेक्ट्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड क्योंकि मैंने ये पेपर्स ना कि सिर्फ पढ़े बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखे, इसीलिए ये मेरे फेवरेट पेपर्स बन गए। और ये तीनों पेपर्स मैं आपको फास्ट एजुकेशन के थ्रू पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, आपको मेरी डिटेल्स तो पता चल गई कि आपके इस इंटायर सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में आपके साथ आपके अमित भाई होने वाले हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, हमारी क्लास की मेन 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 इंपॉर्टेंट बात, कि आप मुझे कभी भी सर बोल के रेफर नहीं करोगे। मतलब देखो, मैं जब अपनी केपीएमजी की जर्नी में था ना, वहां हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई गई कि अब सर का कल्चर नहीं होता। हम अपने बिग फोर्स में भी अपने सीनियर्स को नाम से ही रेफर करते हैं। इसीलिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करो, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस थोड़ी पहले से ही रखे अपन। इसीलिए आप मेरे को सर बोल के नहीं रेफर करोगे। आप मेरे को मेरे नाम से बोल सकते हो, आप अमित बोलो, अमित भाई बोलो, अमित भैया बोलो, कुछ भी बोलो, बट सर नहीं बोलोगे। ओके? आप अमित भाई बोल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये देखो, सीए अमित शर्मा ए के योर्स अमित भाई।
चलिए, आपको अब ये पता चल चुका है कि आपके इस जर्नी में मैं आपके साथ होने वाला हूं। अब लास्ट और थर्ड हमारा क्वेश्चन कि यार इस एंटायर जर्नी में हमारे साथ होने क्या क्या वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी बैच की डिटेल्स के बारे में। तो एक बार आइए फटाफट से वो देखते हैं। ये देखिए हमारी बैच की डिटेल्स। हमारी बैच होने वाली है 120 से लेके 125 आवर्स। और ये बैच चलेगी 60 डेज तक, मतलब टोटल 60 लेक्चर्स। हर एक लेक्चर ऑन एन एवरेज अराउंड 2 घंटे का होगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप अपने अमित भाई को डांटोगे तो नहीं ना? थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार, इतना चलेगा। अब हमारे मटेरियल की कवरेज। हमारा मटेरियल ऑब्वियसली 100% आईसीआई को और उसके मटेरियल को कवर करके चलता है। यार जब मैं एज अ स्टूडेंट था, मेरे को भी हमेशा ये टेंशन होती थी कि जिस मटेरियल से मैं पढ़ रहा हूँ यार उसमें 100% आईसीआई कवरेज तो है ना। तो ऑब्वियसली जब मैं अपना मटेरियल बना रहा हूँ तो ये टेंशन भी मेरे दिमाग में होनी चाहिए ना कि यार मेरे को 100% आईसीआई मटेरियल कवरेज करके चलना है। और हमारा मेन टारगेट भी यही ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स कौन देगा, डिग्री कौन देगा, सब कुछ कौन देगा हमें? आईसीआई। इसीलिए हमारे मटेरियल में 100% आईसीआई कवरेज है। इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक आपको फ्री गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। फ्री गिफ्ट्स का नाम सुनते कान खड़े हो गए ना? तो फ्री गिफ्ट्स के तौर पे आपको मिलने वाले हैं 5 यूनिट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट। यूनिट टेस्ट अमित भाई, देखो पहले मैं यूनिट टेस्ट की बात करता हूँ। हमने इंटायर सिलेबस को ना कुछ 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। जैसे लेट से एक पार्ट में 3 चैप्टर्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसे ही हमने 3 चैप्टर्स पढ़े आप आराम से इनका टेस्ट दे सकते हो। फिर अगले 3 चैप्टर पढ़े उसका टेस्ट दे सकते हो, फिर 3 चैप्टर उसका टेस्ट, और लास्ट में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो और आपको लगे कि यार मैं फुल तैयार हूँ, आपके पास 3 फुल टेस्ट अवेलेबल है जो आप आसानी से घर पे बैठ के दे सकते हैं और हम उसे आपको चेक करके देंगे। तो पता है इसका क्या फायदा होगा? आपने हमारे साथ कंसेप्ट्स भी सीखे, आपने हमारे साथ क्वेश्चंस भी सीखे, आपने हमारे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए, आपने हमारे साथ उन क्वेश्चंस का टेस्ट भी दिया। तो जो भी आपकी गलतियां होंगी ना वो तुरंत की तुरंत पता चल जाएंगी, और जैसे ही गलतियां पता चल जाएंगी आप और हम मिलकर उन पर सुधार कर सकते हैं। और जैसे ही सुधार कर लेंगे बस एग्जाम्स में फिर टेंशन ही नहीं होगी। एग्जाम्स अपन खुशी से देके आएंगे। हमारी क्लास का सिंगल मोटो है, पता है क्या? एग्जाम्स खुशी से देके आओ, मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे। देखो ये टारगेट नहीं रखो कि यार इतने लेके आने इतने लेके आने। एक टारगेट होना चाहिए बस, क्या? जब पेपर आए ना मैं बहुत खुश होना चाहिए कि यार क्या बात है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। सिली मिस्टेक्स कभी भी हो सकती है, एग्जाम्स में भी या आपके प्रैक्टिस करते टाइम भी, कभी भी। तो उसकी टेंशन मतलब, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। बट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि कंसेप्ट देख के लगे यार ये तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं। एग्जाम में मेन सिंगल टारगेट खुशी से पेपर दे के आना है, और यही हमारी क्लास का मेन मोटो होने वाला है। चलिए बहुत ज़्यादा अच्छे। इसके अलावा अब आपको ये भी बता दूं कि आपको कौन कौन से मटेरियल्स प्रोवाइड होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स, हाँ अमित भाई वही होंगे ना, नोट्स होंगे वो हैंड रिटन वाली राइटिंग में आप हमें प्रिंट करके दे दोगे। बिल्कुल गलत। हैंड रिटन नोट्स इस बार वो नोट्स हैं जो अगर आपका फैकल्टी स्टूडेंट होता और फिर खुद से लिखता तो कैसे नोट्स बनते, वो है हैंड रिटन नोट्स। मैंने सारे नोट्स खुद अपने हाथों से लिख के आप लोगों के लिए प्रिंट किए हैं, जो कि आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में इजीली मिल जाएंगे। तो पता है इससे क्या फायदा होगा? एक, हमारे कुछ दोस्त तो बहुत अच्छे नोट्स बना लेते हैं पर कुछ लोग नोट्स नहीं बना पाते, तो उनको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। और हम सारा रिविजन्स, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 1.5 दिन वाला रिविजन, सब कुछ इन्हीं नोट से करने वाले हैं। तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि अभी ये नोट्स हैं आपके, फिर इसके और छोटे नोट्स बनाओ और छोटे नोट्स बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। यही एक नोट्स है, इसी के थ्रू हम सारी रिविजन, सारे मैराथन, सब कुछ इसी के थ्रू करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अमित भाई, आपने ये कुछ 0 से 50 लिखा है, ये क्या लिखा है? ये हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आप कोई भी पास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, एटलीस्ट 50 मार्क्स तक तो ना सिर्फ और सिर्फ प्योर कंसेप्ट बेसिस पे आते हैं। हाँ, और अगर आपने हमारे साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कर लिया तो हमारी 0 से 50 मार्क्स की जर्नी तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट 50 मार्क्स आप आंख बंद करके ले आओगे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट किए। कॉस्टिंग के हैंड रिटन नोट्स आपके पास अराउंड 120 पेजेस से 100 से लेके 120 पेजेस के होने वाले हैं। तो
अगर आपने एटलीस्ट ये 100 पेजेस भी कवर कर लिए ना, आपके 0 से 50 मार्क्स तो डन है, श्योर श्योर श्योर। फेल होने की तो चांसेस ही नहीं बनते अगर आपने अच्छे से नोट्स कंप्लीट किए हैं तो। अच्छा अमित भाई 50 मार्क्स थोड़ी, अपन को तो थोड़ी एग्जामिशन वाली लिस्ट में लेके आओ ना। तो उसके लिए है हमारे पास रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक, जो आपको मिलने वाली है अगेन हार्ड कॉपी के फॉर्म में। रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक क्या है? जब भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, नाउ यू आर रेडी टू गो एंड क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज गिवन बाय आईसीआई। इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक। इसमें पता है हमने क्या किया है? ऑब्वियसली जो हमें करना चाहिए था, पास्ट ईयर आरटीपीज एमटीपीज और स्टडी मैट सारे क्वेश्चन इसमें इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं और अपन करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को। तो उससे क्या फायदा होगा? हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो गए, उसके बाद हमने सेम टू सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। तो ये करते ही हम आराम से 50 से 80s के रेंज में लैंड कर जाएंगे। अमित भाई 20 नंबर किधर गए? अरे थ्योरी और एमसीक्यू भी तो इंट्रोड्यूस हो गए ना अब एग्जाम्स में। तो अगर 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 अब हमारा मेन टारगेट अगर है 80 से प्लस में और 100s तक की रेंज में लाने का। 100s आते हैं क्या स्टूडेंट्स के? ऑब्वियसली आते हैं, रिकॉर्ड उठा के देखो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉस्टिंग में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा अब मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे को 100 आउट ऑफ 100 ला के दें। 50s की रेंज में तो हमें कभी भी कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हमारे पास बहुत अच्छे से रेडी हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो 50 से 80s की रेंज में हम इजीली आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत लगेगी थ्योरी और एमसीक्यू में, हम आराम से 90s की रेंज में ला सकते हैं, इवन 100 भी सिक्योर कर सकते हैं। ये थ्योरी और एमसीक्यू बुक आपको सबसे लास्ट में प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि हमारा पहले मेन टारगेट होगा कि हम यहां तक कवर कर लें, उसके बाद लास्ट में हम थ्योरी और एमसीक्यू बुक साथ में देख लेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारे इंटायर मटेरियल है और ये हमारी बैच की डिटेल्स है जो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब अमित भाई आपने सब कुछ तो बता दिया, पर मेन क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया। कौन सा मेन क्वेश्चन? कि अमित भाई हम आपके सामने तो बैठे नहीं हैं, हम क्लास तो ले नहीं रहे फिजिकली आपसे, तो प्रॉब्लम तो ये है कि डाउट्स कैसे पूछेंगे? टेंशन क्यों लेते हो, अपन ने उसका भी जुगाड़ किया है। ये देखो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, और सेम नेम से यूट्यूब चैनल फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। एबी बोले तो आपका अमित भाई। ये हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूं फटाफट 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 से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि टेलीग्राम में तो कोई भी अपडेट्स, कोई भी नोट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिविजनरी वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूं, वो आपको उसकी डिटेल्स आराम से यहाँ पता चल जाएंगी। और ये चीज़ें देखोगे कहाँ पे? तो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इन दोनों को फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो। और हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स हो, कैसी भी डाउट्स रिलेटेड टू कॉस्ट, एफएम, एसएम, रिलेटेड टू सेकंड ग्रुप, रिलेटेड टू फर्स्ट ग्रुप की अमित भाई तैयारी नहीं हो पा रही, सिंगल दूं या बोथ ग्रुप दूं, अमित भाई पढ़ने का माहौल नहीं बन पा रहा, अगर आपने मेरे को बड़ा भाई बोला है ना, दैट सिंपली मीन्स कि आपकी हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है, तो हम साथ में मिलकर उसको टैकल करेंगे। इसके अलावा ये इंस्टा आईडी है मेरी, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको कभी भी बहुत ज़्यादा अगर अर्जेंट डाउट हो कि अमित भाई मेरे को अभी के अभी सॉल्व करवाना है इसको, या अमित भाई मेरे को आपसे कॉल पे कुछ डिस्कस करना है, तो आप आराम से मेरे को व्हाट्सएप कर दो, हम टाइमिंग्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ईजिली कॉल पे आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जाएंगी। तो कॉल्स थोड़ा सा अवॉइड करना है यार। कॉल्स में क्या होता है ना कि सडन अगर कॉल करते हो तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करें, अपन इतनी सारी कॉल्स आ जाती है, मिस हो जाती है कॉल्स। तो हमारे पास डाउट सॉल्व करने के लिए दो मेन तरीके, एक टेलीग्राम चैनल, एक हमारा व्हाट्सएप। और हमारे कंटेंट के लिए हमारे पास टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस, तो आप फटाफट से जाके इनको सब्सक्राइब करो। और अभी 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 के अभी जैसे ही आपने ये वीडियो देख ली, आपको पता चल गया हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के बारे में, आप इनको फटाफट से टेलीग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप करो कि अमित भाई मैं XYZ स्टूडेंट हूँ और अभी आपका लेक्चर मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ या फिर गूगल ड्राइव पे देख रहा हूँ, पेन ड्राइव पे, जहां भी देख रहा हूँ, और अमित भाई आपका पहला लेक्चर मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, कुछ करेक्शंस लगे, यार अमित भाई ये ठीक कर दो, अमित भाई आपकी थोड़ी आवाज़ बहुत ऊंची है, या फिर कोई भी कैसी भी जो भी आपको जैसा लग रहा है ना ये लेक्चर लेने के बाद, आप मेरे को मैसेज करोगे कि अमित भाई दिस मैं ये हूँ और आपके लेक्चर्स में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी या ये चीज़ बुरी लगी। इससे क्या होगा, मैं करेक्शंस कर पाऊंगा और आपका और मेरा बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और
हम आराम से कॉस्टिंग, एफएम, एसएम तीनों मिलके बहुत प्यारे तरीके से अपना सेकंड ग्रुप क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप मेरे को फटाफट से भी मैसेज करने वाले हो ना, डन डन डन, फटाफट से मैसेज करना। तो ये हमारे पास एंटायर डिटेल्स आ गई, मटेरियल्स की, बैच की, मेरे बारे में डिटेल्स और सब कुछ। अब 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 क्या करेंगे अमित भाई? अब हम सबसे पहले से देखेंगे कि आईसीआई ने हमारे पास क्या सिलेबस दिया है कॉस्टिंग का। पता है आपको, कोई लोग, बहुत लोग कॉस्टिंग बोलते हुए सुन जाएंगे कि यार कॉस्टिंग तो ना सीए स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो कॉस्टिंग तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हमारा मेन काम अभी है कि आपको याद दिलाऊं कि कैसे आपने कॉस्टिंग पढ़ी है और कैसे हमसे समेटने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आईसीआई ने हमारे पास क्या क्या कॉस्टिंग में सिलेबस दिए हैं। चलिए गाइस, ये रहा। सबसे पहले जितने भी लोग अभी मेरे सामने स्क्रीन पे बैठे हैं, हाथ जोड़ के बोलेंगे जय हो आईसीआई की। अरे अमित भाई की नहीं, जय हो आईसीआई की, जय हो आईसीआई की। जो मटेरियल दिख रहा है अपना, क्योंकि अपने लिए आज से भगवान बोले तो आईसीआई। ठीक है, क्योंकि देखो आईसीआई वैसे भी सीए इंस्टीट्यूट, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो हमें इतनी इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट, वैल्यू दिलाता है सोसाइटी में। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, ऐसे निकलोगे कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता है शर्मा जी का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं तो हूँ भी शर्मा। तो लोग बोलते हैं कि यार शर्मा जी का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड में ही, ये वर्ड ही खुद इतना बड़ा है ना, अंग्रेजों जैसा लगता है कि यार कुछ तो होगा इसमें, नाम है। और इसमें नाम भी है, वैल्यू भी है, रिस्पेक्ट भी है, बहुत कुछ है। तो हमेशा आईसीआई कह के हाथ जोड़ के जय आईसीआई। तो ये हमारा न्यू कोर्स का मटेरियल है जो आईसीआई ने हमें दिया है। इसमें देखते हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। चलिए, सो आईसीआई ने ना पूरे कॉस्टिंग के मटेरियल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। कौन कौन से दो पार्ट्स? सबसे पहला है हमारे पास मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में हमारे पास कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं, और है हमारे पास मॉड्यूल 2 जिसमें बाकी बचे हुए चैप्टर्स आने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? टोटल आईसीआई ने 15 चैप्टर्स दिए हैं। है अमित भाई 15? अरे 15 नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट इसमें से हमारे पास जो बड़े चैप्टर्स, जिसको बोल सकते हैं हम टफ चैप्टर्स, टफ भी क्या, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, वो है हमारे पास अराउंड 10। और उन चैप्टर से हमेशा ऑन एन एवरेज हमारे पास 10 चैप्टर, हर चैप्टर से 10-10 नंबर का, किसी एक आध चैप्टर से 5 नंबर का मिला के 80% ऑफ द सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है। तो अमित भाई, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हम बाकी 5 जो चैप्टर है उनसे सिर्फ 20 नंबर का ही आता है? है। एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेपर हमारा 120 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यूज हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हमारे पास 90 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा 90 से 100 मार्क्स उन्हीं 10 चैप्टर्स ने कवर कर लिया, तो क्या ये 5 चैप्टर सिर्फ 20 नंबर कवर करते हैं और इन्हें हम छोड़ के जाएं? नहीं नहीं नहीं। एक बात बताओ, आईसीआई जनरली ये पूछता है ऐसे 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 इन चैप्टर से इतना, पर कभी भी आईसीआई ने हमें घुमाया तो आईसीआई को हम ये बोलने जाएंगे क्या कि आईसीआई आईसीआई मैं तो ना एबीसी के बेसिस पे आया था कि इतने आप पूछते आए हो आज तक, तो वही पढ़ के आया था? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमारा मेन फोकस हर एक चैप्टर पे रहेगा। तो एक बार देखेगा कौन कौन से चैप्टर्स है और कैसी चीजें हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला, इंट्रो टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास एक इंट्रोडक्शन देगा कि यार कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीजें होती है। कॉस्ट किसको कहते हैं, हम इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि यार कॉस्ट है क्या। एक बात आप लोग याद रखना, बहुत लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि यार कॉस्ट कभी भी स्टूडेंट ने जिंदगी में नहीं पढ़ा है, स्टूडेंट पहली बार लाइफ में देखता है, अकाउंट्स तो पढ़ता हुआ आया है, तो टफ होगा। बिल्कुल 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 भी नहीं। कॉस्टिंग तो यार मेरे हिसाब से ना वो सब्जेक्ट है जो बच्चा बचपन से ही करता है। क्या अपन ने कभी ये नहीं सुना, क्या मम्मी बोलती है बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं तुम्हारे, अब पॉकेट मनी इतनी नहीं मिलेगी, खर्चे कम करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस रिड्यूस करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या है ये? कॉस्टिंग ही तो है। अब आप कभी कभी सोचते हो मेरे को मेरे दोस्त को बुलाना है, तो मेरे पास 10 दोस्त मेरे आएंगे, एक दोस्त को मैं 1 रुपए की चॉकलेट दूंगा, 2 रुपए का समोसा दूंगा। अब तो आता ही नहीं है, तो मिलता ही नहीं है। 2 रुपए का समोसा दूंगा, 1 की चॉकलेट दूंगा, 2 रुपए का चलो मान लो कुछ और दूंगा, और ये हमारे पास मिलके हो गए 5 रुपए। 10 × 5 50 रुपीज।
ये क्या किया आपने, बजट बनाया ना, कॉस्टिंग ही तो है। एग्जैक्टली अब कॉस्टिंग शुरू से ही पढ़ते आए हो। हाँ, अलग अलग जगह चीजें पढ़ी है, यहाँ हम उसे समेट दूंगा। मेरा काम और कुछ नहीं है, मेरा काम बस आपको ये याद दिलाना है कि अपन ने पढ़ रखा है, बस समेटना है उस चीज को। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रो टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट। जितना भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल लगता है ना बनने के लिए। अचानक कोई अपने आप तो नहीं जन्म ले लेता। मान लो अगर मैंने कुछ भी बनाया हो, फॉर एग्जाम्पल हमेशा से जो मैं लेता है, ये 10 रुपए का मेरा फ़ोन है। इस 10 रुपए का फ़ोन को बनाने के लिए भी तो कुछ कुछ चीज़ें लगी होंगी ना। इन चीज़ों को बोलते हैं अपन मटेरियल। और मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो बहुत ज़्यादा अच्छे। उसके बाद है मेरे पास एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जितना भी अपना लेबर वगैरह लगता है ना, मेहनताना मेहनत, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके बाद ओवरहेड्स है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है, कॉस्ट शीट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है अमित भाई बहुत भारी टर्म्स है। अरे बहुत आसान है, अपन कह रहे हैं ना बहुत आसान है भैया, एक साथ में करेंगे। उसके बाद बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्ट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट। खत्म। अमित भाई बोल तो दिया आपने, खत्म। इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होता है। मतलब ये सारी चीजें मिला के हमारा इंटायर कॉस्टिंग खत्म हो जाएगी। और इन सब को एक एक करके धीरे धीरे सीक्वेंस बेसिस पे हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस, जिसमें आज 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 मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आज तो अपनी दोस्ती यारी का दिन है ना, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे पहला चैप्टर नहीं, हम सिर्फ आज सीखेंगे कि कॉस्ट किसको कहते हैं, कॉस्ट है क्या, कैसे बनती है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। याद करेंगे, एग्जाम में आएगा नहीं, अपनी बेसिक इंट्रो के लिए अपने को मालूम होना चाहिए। तो चलिए चलिए चलिए, अब हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सीखने को तैयार है। ये रहा टैं। आपको लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ये नोट्स आपको आराम से प्रिंटेड फॉर्म में अमित भाई के हाथों से, शुभ हाथों से लिखे हुए आपको मिलने वाले हैं। तो हम समझने का काम करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अमित भाई इतना बड़ा इस सब्जेक्ट को नाम दिया गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से बहुत सारी चीजें होती होंगी। चलो मैं बताता हूँ बेसिक क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला, अगर कोई मेरे से पूछे यार कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट है क्या, क्या दाम क्या है कॉस्ट? एक्चुअल और नॉशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक्टिविटी। अमित भाई ये तो आपने पढ़ दिया। अरे ढुको तो सही। कॉस्ट देखो, अकाउंट्स में जब भी आपने आज तक पढ़ा है, अकाउंट्स में ये पढ़ा है क्या, हम किसी ना किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करते रहते हैं। यार इसके लिए मैंने 2 रुपए का खर्चा कर दिया, ये खरीदने के लिए 3 रुपए का खर्चा कर दिया। ठीक है, तो जो भी हम एक्चुअल खर्चे करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, जितने भी खर्चे करते हैं प्लस नॉशनल को साइड रखेंगे। चलो एक्चुअल मान लो मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मेरा खर्चा हुआ, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये सारे खर्चे मिला के अपनी कॉस्ट बनती है। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो भी मैं करता हूं एक प्रोडक्ट के लिए, बनाने के लिए, उसको कहा जाता है कॉस्ट। अब हमारे पास अगला है नॉशनल एक्सपेंडिचर। सॉरी, नॉशनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? देखो अकाउंट्स में तो आज तक हमने सिर्फ एक्चुअल खर्चे की ही बात करी थी, पर नॉशनल एक्सपेंडिचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपने कभी भी सुना होगा, मैं आपको बताता हूं। ये मेरे नीचे शॉप है, ठीक है, मेरे नीचे शॉप है, मैंने उसी में क्या किया, अपनी दुकान खोल ली। चलो भैया दुकान खोल ली, काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या इससे मेरा रेंट का खर्चा नहीं बच गया? अगर यही दुकान मैं किसी और को दे देता, तो मान लो मुझे 10,000 रुपए की कमाई हो जाती। हाँ अमित भाई आप नहीं चलाते, कोई और चलाता तो 10,000 रुपए देता आपको। तो अब अगर मैं खुद चला रहा हूं तो ये मेरा 10,000 का खर्चा बच गया ना। चलिए ये तो समझ में आया कि मेरा 10,000 का खर्चा बच गया, क्योंकि अगर मेरे पास ये दुकान नहीं होती तो मुझे कहीं और दुकान लेनी पड़ती 10,000 रुपए में, या फिर अगर मैं ये धंधा नहीं कर रहा होता तो नीचे की दुकान से 10,000 रुपए कमा लेता, है ना।
तो मेरी कॉस्ट नहीं गई। एक बहुत हमारे प्यारे सर थे, वो हमेशा कहते थे कॉस्ट का ना जाना भी, कॉस्ट का ना जाना भी प्रॉफिट का आना ही हुआ। मतलब मेरा खर्चा नहीं हुआ, खर्चा बच गया तो फायदे में रहना, इतना तो अपने को समझ में आता है। ये तो हम हमेशा से सुनते हैं कि यार मेरा खर्चा नहीं हुआ, बच गया, मेरा खर्चा नहीं हुआ। तो जो भी ऐसे नॉशनल एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली नहीं हुए पर हो सकते थे, उनको भी हम कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड करके चलते हैं। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल और नॉशनल एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर किया या फिर एट्रीब्यूट किया। एट्रीब्यूट क्या किया ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैंने कोई एक खर्चा किया, 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट्स के लिए, सबको मिला के एक जैसे एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मेरी एक गाड़ी थी, बड़ी सी गाड़ी थी, चक्के गाड़ी के, हाँ, जिंदगी सारा, ये वाली गाड़ी है ना। चलो इस गाड़ी में अपन फटाफट जा रहे थे, इसमें अपन ने क्या किया, 4 सामान लोड कर दिए, 4 बक्से अपन ने लोड कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे भाई, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस अपन ने लोड कर दिए अलग अलग टाइप के। और इसका रेंट ना मेरे पास मान लो आया 2000 रुपए का रेंट आया। तो ये पूरा का पूरा रेंट क्या एक का है? नहीं अमित भाई, अपन 4 गुड्स लेके आए तो मैं चारों गुड्स में कॉस्ट बांट दूं क्या? इसको कहा जाता है एट्रीब्यूट करना। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक के लिए कॉस्ट इनकर करी गई हो, कॉस्ट ग्रुप में भी इनकर करी जा सकती है, पर जब उसे एट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसे भी हम कॉस्ट कहते हैं। समझ में आया? कॉस्ट का बेसिक मतलब समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्टिंग किसको कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को क्लियरली विजिबल है। हाँ, अब हम देखते हैं कॉस्टिंग किसको कहते हैं। देखो कॉस्टिंग क्या होता है ना, वो सारे टेक्निक, तरकीब, मेथड्स, जुगाड़ जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता कर लेते हैं उसे कॉस्टिंग कहा जाता है। मतलब अरे मेरे सर बोलते थे बिल्ली कौन जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके दिखा दे, है ना। देखो कॉस्टिंग क्या हुआ, कॉस्ट अपन ने सीखी। अब कॉस्टिंग होती है वो सारे तरीके जिससे मेरे को किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चल जाए ना, उसको कॉस्टिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? बेसिक सी चीज, बहुत प्यारे। अब ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती है मेरे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको कहते हैं? देखो आपने कभी अकाउंट्स तो पढ़ा ही है, पढ़ा है ना। अगर डायरेक्ट एंट्री से भी आया तभी बीकॉम में तो अकाउंट्स पढ़ा है ना। तो अकाउंट्स में अपन बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनाते हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली बनाते हैं। तो 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 अपन ने ये भी सीखा होगा कि जब भी हम बैलेंस शीट पीएनएल कुछ भी बनाते हैं तो वो किस लिए काम में आता है? उसके डेटा से, उसके डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि हम आगे का काम कर सकें, अपनी पुरानी गलतियां देख सकें कि यार मान लो पिछले साल मैंने ये किया तो मेरे को 10 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, अब मेरे को और मेहनत करनी है ताकि 12 लाख का प्रॉफिट हो। तो ये काम हम करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक छोटा सा ही काम है। क्या करता है? ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। किस चीज के लिए? ताकि मैं आगे जाके कुछ भी प्लान कर सकूं और डिसीजन ले सकूं। इसको कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इन्हीं लाइनों में कॉस्ट मैनेजमेंट पता है किसी को कहा जाता है? इस इंफॉर्मेशन जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन ली, उसका यूज करके हमने प्लानिंग कर ली ना, अपना प्लान बना लिया, डिसीजन ले लिया, उसको कहा जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट। है अमित भाई, अरे देखो बहुत प्यारी सी चीज है। पता है क्या? सबसे पहला तो अपने को ये पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने को बोलता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है मुझे। भैया मेरा काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, किस चीज के लिए? डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग के लिए। ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है जब उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके मैंने प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर ली ना अपने कॉस्ट की, कॉस्ट को कम कर लिया, कॉस्ट के लिए आगे प्लान्स बना लिए, ये सारे काम कर लिए ना, उसको कहा जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट। ये हमारा बेसिक सी चीज थी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट। समझ में आया? समझ में आया क्या? चलो 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 चलो, अब हमारे पास बहुत ही प्यारी सेकंड चीज आ रही है और इसके बाद ना आप लोगों को एक जादू दिखाने वाला हूं। पता है क्या? चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट अमित भाई हमने अभी ऊपर सीख लिया
कि मैं इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिली ना, मैं वो यूज करके अपनी कॉस्ट, जो मेरा कॉस्ट खर्चा लग रहा है, उसको प्लान करता हूँ कि यार इस साल ना अपने को 10,000 रुपये खर्चा पड़ा है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि अगले साल मेरे को कम खर्चा पड़े। मैं प्लान करता हूँ, मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, उसे कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या क्या सोच के चलता होगा। अभी तो अपन ऊपर पता किया, असर्टनिंग द कॉस्ट। क्या काम करते हैं अपन, यार मैं ये काम करता हूँ कि मैं अपनी कॉस्ट पता करता हूँ। अगर मान लो मुझे पता चल गया कि पिछले साल ना मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया था, अगली साल मेरे को 12,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं अपनी क्या प्राइस रखूंगा, कैसे कैसे खर्चे करूंगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये सब चीजें पता चल जाती है ना। तो इससे मुझे मैं अपनी कॉस्ट को पता कर लेता हूँ। सेकंड डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। एक बात बताओ, मेरे को पता चल गया मेरे को 100 रुपए मेरी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, अब मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, या फिर मैं ये कहता हूँ 20% ऑन कॉस्ट मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो क्या मेरे को प्रॉफिट भी पता चल सकता है? हाँ, कैसे? 20% कॉस्ट का 20%, तो 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू 20। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट। इतना मैंने खर्चा किया, इतना मैं कमाना चाहता हूं, दोनों को जोड़ दूं तो 120। तो सबसे पहला काम मेरा कॉस्ट पता करो, उसके बाद सेलिंग प्राइस पता कर लो और प्रॉफिट पता कर लो। ये मेरा मेन काम है कॉस्ट मैनेजमेंट का। अब उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये अभी अपन ने ऊपर सीखा कि यार हमेशा क्या होता है, खर्चा कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि यार मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, तो मैं कॉस्ट मैनेजमेंट का यूज करके ही अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी करता हूं कि कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। ये कंट्रोल भी कॉस्ट मैनेजमेंट में ही पार्ट आता है। कॉस्ट रिडक्शन, देखो दो चीजें हैं, एक कॉस्ट कंट्रोल, एक कॉस्ट रिडक्शन। दोनों दिखने में एक ही चीज है, इसमें भी कम करना, इसमें भी कम करना। कॉस्ट कंट्रोल होता है टेम्पररी बेसिस पे और कॉस्ट रिडक्शन होता है परमानेंट बेसिस पे। अभी इतना ही समझो, बाकी इसके बारे में डिटेल्ड कंसेप्ट है वो आगे देख लेंगे। तो अगर मुझे टेम्पररी बेसिस पे कम करना हुआ तो कॉस्ट कंट्रोल, परमानेंट ही कम करना हो गया तो कॉस्ट का रिडक्शन। ठीक है, और असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यही अपन ने ऊपर देखा था कि जो भी मान लो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो भी अपना काम कर रहा हूँ, उस पर जो मैनेजमेंट को डिसीजन देना है कि यार मेरे को इतना कॉस्ट चाहिए, इतनी प्रॉफिट चाहिए, इतना खर्चा चाहिए, सब कुछ के बारे में डिसीजन लेना कि यार एक बात बता, मेरा ये प्रोडक्ट है ना मेरे को नुकसान ही नुकसान देके दे रहा है, तो अगली साल से इसको बेचना ही बंद कर देता हूँ। तो डिसीजन लेने के लिए भी कॉस्ट मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट को मदद करता है। तो ये 5 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के। कौन कौन से? देखो ऐसे ही याद होगा। सबसे पहला, मैं कॉस्ट को पता करूंगा। कॉस्ट पता किया तो अमित भाई ने बताया था प्रॉफिट निकाल लूंगा, सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा। चलो दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद ना अमित ने भाई ने 2 छोटे से पॉइंट बताया, पता है कौन सा? कॉस्ट कंट्रोल करना। उसी के 2 बेटे निकल गए। कौन कौन सा? टेम्पररी बेसिस पे कॉस्ट कंट्रोल, परमानेंट बेसिस पे कॉस्ट रिडक्शन। समझ में आया? और लास्ट, मैनेजमेंट को हम डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर देंगे। बात खत्म, 5 ऑब्जेक्टिव्स डन। ये छोटा सा इंट्रो था मेरा कॉस्ट के बारे में। अब हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट कैसी 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 होती है। ठीक है, कॉस्ट को अपने को पता है, कॉस्ट अपन ने ऊपर सीखा ना कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट मतलब जो भी मैं एक्चुअल खर्चा कर रहा हूं या नॉशनल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। नॉशनल कौन सा? हुआ नहीं, हो सकता था। समझ में आया? हुआ नहीं, हो सकता था। समझ में आ गया? इसे कहते हैं नॉशनल एक्सपेंडिचर। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब आपको एक जादू दिखाऊं क्या? रुको, बहुत लोगों ने ना कभी आपको ये बोला होगा कि अपने फिजिक्स में तो इतने एक्सपेरिमेंट है, ये है वो है, इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा जो कॉमर्स है ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। अब उसको बोलना कि मैंने अमित भाई से क्लास लेना स्टार्ट कर दिया और कॉमर्स है अपने लिए बोरिंग नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट करे क्या, फन करे। चलिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट अपन पढ़ने वाले कि कॉस्ट कितनी कितनी तरह की होती है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या एलिमेंट्स के बेसिस पे, कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अमित भाई एलिमेंट्स मतलब, देखो एक चीज दिखाता हूं। मेरा जूता है जापानी। ये जूता दिख रहा है क्या? अपन इसकी मदद से, इस भाई साहब की मदद से
सीखने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये जूता जो जो ये सोच रहे हैं ना कि अमित भाई किसी मंदिर के बाहर से उठा के ले गया, एकदम सही सोच रहा है। अपन गए थे पूजा करने, अपन को जूता दिख गया, अपन ने सोचा अब क्या करें, बच्चों को कॉस्ट पढ़ाते हैं ना इससे, तो किसी का टेप के ले आए, वो बेचारा परेशान हो रहा होगा, अपना काम हो गया ना, टेंशन मत लो। तो अपन इस जूते की मदद से सीखने वाले कि कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जूते भाई साहब आप जरा सा साइड बैठो, ये काम करे से यही रख ले, आइए आप हमारे पास बैठिए। हाँ, तो एलिमेंट्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मतलब अमित भाई रुको, आपके साथ ना ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ। ये भाई को बोला ये क्या अमित भाई, ये क्या किया इस बेचारे के साथ, इस बेचारे के साथ अपन ने पोस्टमार्टम किया है और समझाएंगे क्यों। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट्स 3 होते हैं, कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से हमारे पास विजिबल है, चलो कॉस्ट के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो चलो मटेरियल पता है क्या होता है, जो भी मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए हार्ड, ठोस, मजबूत सी चीजें जो भी लगी हैं उसे कहा जाता है मटेरियल। मतलब रुको मैं दिखाता हूं, जो भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हार्ड, ठोस, मजबूत चीजों का यूज हुआ है ना उसे मटेरियल कहते हैं। डन, इतना समझ में आया, ये समझे। उसके बाद लेबर, लेबर किसको कहते हैं यार, लेबर का मतलब सिंपल अपन कॉस्ट को ना, पूरी कॉस्ट को, इस चैप्टर को, इंट्रो को, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को अपन बेसिक तरीके से सीखेंगे। बाजार में लोकल लैंग्वेज में अपन और आप घर में कैसे बोलते हैं वैसे कॉस्ट सीखेंगे, तब समझ में आएगा। लेबर, लेबर मतलब मेहनत, मजदूरी जो भी करते हैं ना उसको लेबर बोला जाता है। अभी के लिए इतना ही समझना है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का पता है कोई भी मतलब नहीं दिया, मतलब इन्होंने बोला कि जो भी खर्चे मटेरियल और लेबर में नहीं आते उन सब का एक ही ठिकाना, एक्सपेंसेस। मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी मेरा खर्चा हुआ ना वो एक्सपेंसेस कहलाएगा। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे। तो अब मैं आप लोगों को प्यारी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कि मटेरियल भी, लेबर भी और एक्सपेंसेस भी, इनके भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पता है कौन कौन से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हैं हाँ, पता है क्या, देखो ये पता चला मटेरियल क्या है, जो भी हार्ड, ठोस, मजबूत चीजें यूज हुई मटेरियल, ठीक है। दूसरा लेबर, जितना भी मेहनताना मेहनत यूज हुई लेबर, ठीक है। उसके अलावा सारे खर्चे एक्सपेंसेस में, डन, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज के बाद कोई भी कभी भी आपसे पूछे ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, सीधा बोलना भैया जो डायरेक्टली, जो प्रोडक्ट डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट पे इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ, जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है उसे कहेंगे डायरेक्ट। जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से मैं रिलेट कर सकता हूं कि हाँ भैया ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। अगर डायरेक्ट मटेरियल जो भी मुझे दिख रहा है उसे कहूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो भी डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय मेहनत मुझे डायरेक्टली पता चल रही है उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली इस जूते से रिलेटेड है, इस बेचारे फटे हुए जूते से, इसको कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बताऊं क्या, चलो इस जूते का एग्जांपल लेते हैं अपन। इसके साथ ना पहले इस बेचारे के साथ पोस्टमार्टम करके देखते हैं। आओ भैया, बहुत तुम भी कहाँ लोगों के बीच में, देख रहे हो कितनी मेहनत मजबूरी का काम चल रहा है अपना, इतना आसान नहीं होता कॉस्टिंग पढ़ना। कट गया, अरे कट जा भैया। ले, आप सोच रहे होंगे ना सर को कितना मजा आता है। और ये, अरे खत्म। हाँ, कितनी खुशी मिल रही है। अब अपना जूता अपने पास इन कुछ टुकड़ों में आ चुका है, तो चलिए इस बेचारे को समझते हैं कि क्या है चीजें, कैसे है। सबसे पहले हमने बात किया मटेरियल का। मटेरियल मतलब जो भी हार्ड, ठोस, मजबूत चीजें मुझे दिखाई दे रही है ना इस पे, उसे कहा जाता है मटेरियल। अपने प्रोडक्ट पे अपन जूते का एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला मटेरियल आप लोग बताओ क्या यूज हुआ होगा। लेदर दिख रहा है, धूल दिख रहा है, लेदर दिख रहा है जो यूज हुआ है, ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल हुआ।
डायरेक्ट मटेरियल कैसे? सबसे पहले मटेरियल की क्लासिफिकेशन। मटेरियल क्या? जो हार्ड, ठोस, मजबूत चीजें दिखाई दे। तो हार्ड है, ठोस है, मजबूत है, ठीक है। दूसरा, जो डायरेक्टली मुझे दिखाई दे, डायरेक्टली मेरे इसी जूते से रिलेटेड हो। तो ये है ना, साफ साफ दिख रहा है अपने को। इसी, ये लेदर इसी जूते का है ना कि किसी दूसरे जूते का है? इसी का है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब अगला, आओ भैया आज तुम्हारी खोल पड़ी करे बच्चों को। दूसरा, ये दिख रहा है लेस, दिख रही है क्या? हाँ, ये लेस आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये भी मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि साफ साफ ठोस मजबूत चीज दिखाई दे रही है ना, ठोस मजबूत चीज। और ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली इसी जूते की फीता है। अरे ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या डायरेक्टली इसी जूते का फीता है या किसी और का है? इसी का है, डायरेक्टली इसी जूते से रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी डायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा। अगला, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसको भी खोल के, चांसेस इसके कम है। पर ये देखो, आप लोगों को ये छोटे 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 रिबन्स दिख रहे हैं क्या? मैं देखो आप लोगों को, हाँ ये दिख रही है क्या? ये जो लगते हैं ये रिबन्स, ये भी क्या डायरेक्टली इसी जूते से रिलेटेड है? क्या इसी जूते का पार्ट है? हार्ड, ठोस, मजबूत है, हाँ, ये भी इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल हुआ। अब इस जूते की तो कुर्बानी गई, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी दोस्त। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग एग्जेम्पशन और रैंक सिक्योर करने वाले हैं। सलाम, जूते को सलाम, बाय बाय। अब ये जो हमारा सोल था, मतलब अब तो नहीं रहा, एक सेकंड में इसको हाँ, अब ये जो हमारे पास सोल कभी हुआ करता था, तो इस बेचारे की बहुत ही हालत खराब है। ये सोल, क्या ये भी हार्ड, ठोस, मजबूत है? क्या इसी जूते से रिलेटेड है? तो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। बहुत ज्यादा अच्छे, बाय बाय। अब बेचारा मेरा लास्ट बचा हुआ सोल, रबड़ का जो सोल बनता है, क्या डायरेक्टली इसी जूते से रिलेटेड है? हाँ, इसी जूते से रिलेटेड है। और क्या हार्ड, ठोस, मजबूत है मेरे भाई, है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल। बाय बाय, बाय बाय। ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, समझ में आया? अब आप किसी भी चीज को तोड़फोड़ मत करना, चीड़-फाड़ मत करना, मम्मी क्या हालत करेगी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये तो पता नहीं कैसे, मैं क्या बाहर रह रहा हूँ ना, घर पे मम्मी नहीं होना, इसी जूते से पिटाई करती मेरी। तो डायरेक्ट मटेरियल समझ में आया अपने को? चलो, अब अमित भाई डायरेक्ट तो अपन ने बहुत पढ़ लिया, इनडायरेक्ट बताओ ना कुछ क्या होता है। देखो, इनडायरेक्ट बताता हूँ, एक चीज बताना आप लोग। ये जूता जब बन रहा होगा, तो जूता फाइनल करते समय जो हमने छोटा सा वो पॉइंट देखा था ना, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ये जब हमने डाला होगा, तो जो जहां बनता है उस बेचारे ने ठोक पीट की होगी ना, ठक 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 ठक, है ना, हथौड़ी से। अब एक चीज बताओ, क्या वो हथौड़ी हार्ड, ठोस, मजबूत थी? हाँ। क्या मेरे जूते बनाने में यूज हुई? हाँ। डायरेक्ट मटेरियल? नहीं यार, नहीं 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 नहीं। हार्ड, ठोस और मजबूत है और जूते बनाने के लिए यूज हुई है, तो मेरा मटेरियल तो है, लेकिन क्या वो हथौड़ी सिर्फ इसी जूते के लिए यूज हुई थी? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मैं एक हथौड़ी खरीद के लाऊंगा, उससे एक ही जूता पीटूंगा, फिर उस हथौड़ी को फेंक दूंगा? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उस हथौड़ी से मैंने कई जूते बनाए हैं, कई सारे जूते बनाए हैं। तो वो वाली हार्ड, ठोस और मजबूत चीज जो किसी एक प्रोडक्ट से नहीं रिलेट कर सकती, बहुत सारे से रिलेटेड है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब अमित भाई चलो फिर से सुनो। मैं ना छैनी हथौड़ी लेके आया, ठीक है, हाँ लेके आ गया, और उससे ना मैंने बहुत 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 सारे जूतों को पीट के, यार एक हथौड़ी अपनी सालों साल चलती है। अपन लाए भी थे फेविकॉल की हथौड़ी, 5 साल तक चली अपनी, मैंने करोड़ों जूते बना दिए। हथौड़ी कितने रुपए की आई होगी? 100 रुपए की। क्या मैं सब में 100 रुपए जोड़ दूं क्या, हर जूते में 100 रुपए? अरे नहीं भैया, एक हथौड़ी से बहुत सारे बनाए हैं। तो क्या हथौड़ी हार्ड थी, ठोस थी, मजबूत थी भैया, तो मटेरियल हो गया। क्या मेरे ही प्रोडक्ट के लिए यूज हुई थी? हाँ। लेकिन क्या सिर्फ इसी एक जूते के लिए हुई थी? क्या एक जूता, एक प्रोडक्ट? पूछना आप एक सवाल पूछना, क्या इसी एक प्रोडक्ट के लिए यूज हुई थी? क्या वो नहीं, बहुत सारे के लिए हुई थी, इसलिए वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पकड़ते हैं? मटेरियल समझ गए अपन,
उससे सवाल पूछेंगे कि क्या भाई तुम हार्ड हो, ठोस हो, मजबूत हो? हाँ भैया मैं हूँ, तो मतलब तुम मटेरियल हो। ठीक है, क्या मेरे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हुई है, मतलब जूते के लिए काम आता है उसका? हाँ जूते के लिए काम आता है, तो तुम मेरे मेरे मटेरियल हो। अब क्या मैं तुम्हारी कॉस्ट को, फिर से सुनना, क्या मैं तुम्हारी कॉस्ट को सिर्फ एक प्रोडक्ट से, एक 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 मच्छर, अरे नहीं नहीं वो मत समझना, सिर्फ एक प्रोडक्ट से जोड़ सकता हूं क्या? देखो, इसमें जितना लेदर यूज हुआ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदियां यूज हुई, बिंदिया जो भी इसको बोलो, क्या मैं कॉस्ट इस एक जूते से जोड़ सकता हूँ? हाँ। अगर आप वो कॉस्ट, उस चीज की कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट से डायरेक्टली जोड़ सको ना, तो वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल होता है, नहीं कर सको तो इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? अब सेम लाइनों पे हम समझते हैं लेबर और एम्प्लॉय को, मेहनत मजदूरी वगैरह दिस दैट। ठीक है, मेरा एक लेबर ना, एक लेबर एक जूता बनाने के लिए 1 घंटे काम करता है। ठीक है, बेचारा 1 घंटे में एक जूते बनाता है, 1 घंटे में एक जूते बनाता है। तो क्या मैं अपने लेबर को डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूँ जूते से कि हाँ भैया उसने 1 घंटे में एक जूता बनाया है? इस एक जूते बनाने को कितना रुपए लगे, कितने घंटे लगे? 1 घंटे। मान लो 1 घंटे के लिए हम उसे 100 रुपए देते हैं, तो क्या डायरेक्टली कॉस्ट मेरी इस जूते से रिलेट हो गई कि हाँ अमित भाई, हाँ हाँ हाँ? एक तो सबसे पहले कि क्या ये मेहनत मजदूरी है? हाँ है। क्या डायरेक्टली मेरे इस जूते से रिलेटेड है? हाँ भैया उसने 1 घंटा काम किया था, इसीलिए मेरे इस एक जूते का पता चल सकता है मुझे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, इसको कह देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अमित भाई इनडायरेक्ट का एग्जांपल दो ना। बताता हूं, कभी आपको फोन आया है क्या? हेलो मैम, मैं XYZ जूते कंपनी से बात कर रही हूँ, आपको मेरा जूता खरीदना है क्या? हमारे पास ये जूते हैं, ऐसे जूते हैं, वैसे जूते हैं, पहन के उड़ जाओगे वो भी जूते हैं, आप फट जाओगे जूता नहीं फटेगा, ऐसे भी जूते हैं। ये वाली कॉल्स आई क्या कभी? एडवर्टीजमेंट वगैरह हम जो भी करते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑफिस में बैठ के बहुत सारे काम होते हैं, क्या वो जो बोल रहा है वो एक जूता बेचना चाह रहा है क्या? सर सुनो ना, गोल्डन ब्राउन कलर का ना एक जूता पड़ा है मेरे पास, खरीदोगे क्या? नहीं, वो हर एक के लिए कॉल कर रहा है, इसकी कॉस्ट में किसी एक जूते से रिलेट नहीं कर सकता। इसीलिए ये बताओ यार, सेल्स गर्ल्स या सेल्स का कॉल बॉय जो अपना है, क्या वो कुछ मटेरियल दे रहा है या फिर कॉल वॉल करके अपना मेहनत दे रहा है, मेहनत दे रहा है, पर क्या वो एक जूते से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा। अब समझ में आया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब? ठीक है, अब बाकी बचे हुए हमारे खर्चे, बाकी बचे हुए जितने भी खर्चे हैं ना, अगर वो डायरेक्टली मेरे एक जूते से रिलेट कर सकता हूं मैं, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर मैं डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? एग्जांपल दूं? चल, मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल देता हूं। मैंने ना पेटेंट ले रखा है, पेटेंट्स लिया है, ठीक है, कि भैया एक जूता बनाऊंगा ना, एक जूता बनाऊंगा, मान लो मैं जूता बना रहा था, मैंने किसी बड़ी कंपनी से पेटेंट्स ले लिया कि भैया आपका पेटेंट आप मेरे को दे दो, तो एक जूता बनाने के लिए ना मेरे को 10 रुपए उस बेचारे को पे करना पड़ता है। क्या मैं मटेरियल के पैसे दे रहा हूँ? नहीं, मटेरियल तो मेरा लग रहा है। क्या मैं लेबर के पैसे दे रहा हूँ? नहीं, लेबर भी मैं अपनी लगवा रहा हूँ। तो ये क्या है, जो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, उसको उठा के डाल दो एक्सपेंसेस के डब्बे में। ठीक है अमित भैया, एक्सपेंसेस के डब्बे में मैंने डाल दिया। अब क्या मैं उस कॉस्ट को एक जूते से रिलेट कर सकता हूं क्या? हाँ, एक जूते के लिए मैं 10 रुपए दे रहा हूं, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अब मैं बताता हूं, ये हो गया रेंट, इनडायरेक्ट का। चलो बताऊं, मैंने रेंट दिया, ठीक है, मैं जिस फैक्ट्री में बना रहा हूं ना, वहां पे मेरा रेंट का खर्चा आया। क्या वो मेरा मटेरियल खर्चा है, ठोस हार्ड मजबूत? नहीं अमित भाई। क्या मेरे लेबर का खर्चा है? नहीं, लेबर तो मैं अपनी लगा रहा हूँ। रेंट, रेंट मतलब मैंने उससे जगह ली है, तो ये कहीं नहीं आया, तो एक्सपेंसेस के डब्बे में आएगा, डब्बे में आ गया। अब मैंने 10,000 रुपए दिए महीने के, और मैंने लाखों जूते बनाए। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या मैंने एक जूते का कितना दिया है? क्या मैं उसको एक जूते बनाने के लिए बता सकता हूँ कि सुनो, एक जूते बनाने के लिए ना 1 रुपया 50 पैसा? अरे भाई तुमने लाखों जूते बनाए, करोड़ों बनाए, तुम मत बनाओ, खाली बैठो उस रूम को रेंट पे लेके, सो उसमें आराम से, क्रिकेट खेलो,
पैसे तो 10,000 रुपये जाने वाले हैं ना, तो ये एक्सपेंसेस क्या हो गए, ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेरे एक जूते से रिलेट नहीं कर सकता मैं, इसीलिए इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब समझ में आया नेचर और एलिमेंट्स अपन ने कितने प्यारे क्लासिफिकेशन की मदद से सीखा। क्या 3 क्लासिफिकेशन बता दो मेरे को जल्दी जल्दी। सबसे पहला मटेरियल, ठोस हार्ड मजबूत। दूसरा लेबर, मेहनत मजदूरी। लास्ट एक्सपेंसेस, जो दोनों में नहीं आया इसमें आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तीनों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। क्या सवाल पूछोगे, एक ही सवाल पूछोगे, कौन सा, कि अमित भाई क्या डायरेक्टली वो मेरे जूते से या एक प्रोडक्ट से रिलेट कर, आप जूता भी सोच सकते हो एग्जाम में, एग्जाम में क्या माइंड में कंसेप्ट क्लियर करना है ना, कंसेप्ट क्लियर, क्या वो मेरे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैं पता कर सकता हूं, हाँ तो वो डायरेक्ट, नहीं तो वो इनडायरेक्ट। समझ में आ गया, चलिए बहुत 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 ज्यादा अच्छे, यही तो अपना काम है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पता है जितने भी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का, ये सारे जुड़ के ना, ये तीनों ऐड होके ओवरहेड्स कहलाते हैं। याद है हमने एक चौथा चैप्टर देखा था यहाँ पे, ये देखो 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 देखो, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स। मतलब मटेरियल में पता अपन क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर में डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया ही है यहाँ पे। और ओवरहेड्स में पता है क्या पढ़ते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है ना मेरी, तीनों की तीनों, तीनों की तीनों, तीनों की तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़ के पता है क्या कहलाती है, ओवरहेड्स। और इस ओवरहेड्स को ना हम फर्दर 3 नाम से जानते हैं, पता है क्या, मटेरियल लेबर ओवरहेड। अरे नहीं, मटेरियल लेबर नहीं, मटेरियल लेबर तो क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम इन ओवरहेड्स को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। जो खर्चे, जो मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में लग गया, उसको बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड। जो मेरा ऑफिस में लग गया, ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझोगे तो पूरी कॉस्ट क्लियर रहेगी। जो ऑफिस में लग गया उसको एडमिन ओवरहेड, और जो बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया, उसको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझ में आया। तो सबसे पहले अपन ने कॉस्ट को 3 एलिमेंट्स में तोड़ा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, सबको 2 पार्ट में तोड़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तीनों इनडायरेक्ट्स को एक साथ जोड़ दिया, कहलाया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के 3 बच्चे कौन कौन से, जो फैक्ट्री में लग गया वो फैक्ट्री ओवरहेड, जो ऑफिस में लग गया वो ऑफिस ओवरहेड, जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझ में आ गया, चलिए बहुत ज्यादा प्यारे। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर, हाँ चाल चलन। अरे कैसा चाल चलन है भैया, अरे बहुत अच्छा आदमी है, मैं लिख दूं क्या, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा मटेरियल कॉस्ट है, बहुत प्यारा मटेरियल कॉस्ट है, सारी बात सुनता है, ऐसे लिखूं क्या। अरे नहीं, मटेरियल कॉस्ट ऐसे नहीं होते। कॉस्ट का बिहेवियर मतलब वेरिएबल, फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल। हैं अमित भाई, ये तीनों टर्म्स तो ऊपर सिर के बाउंसर चले गए, बताऊं कैसे, मैं दिखाता हूं। ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट पता है किसको कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, अगर 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 कोई भी कॉस्ट, मेरी कोई भी कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट अपन ने सबसे पहले कॉस्ट का ही डिफिनेशन पढ़ा था ना, कॉस्ट में 3 चीज आ सकती है, मटेरियल लेबर या ओवरहेड, ठीक है। तीनों में से कोई भी कॉस्ट, चाहे मटेरियल की कॉस्ट, चाहे लेबर की कॉस्ट, चाहे एक्सपेंसेस की कॉस्ट, अगर मैं जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे बढ़ रही है, आई मतलब एक प्रोडक्ट के लिए 2 रुपए लग रहे थे, 2 प्रोडक्ट के लिए 2 + 2 4 रुपए लगेंगे, 3 प्रोडक्ट के लिए 2 + 2 + 2 6 रुपए लगेंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे बढ़ रही है, तो उसे बोलूंगा मैं प्योर वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलूंगा मैं, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया, प्योर वेरिएबल कॉस्ट समझ में आई, चलो ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब, फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स है, आई हाँ इतना ही तो आसान है। मतलब चलो मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जूते वाला एग्जांपल उठाऊं, आ जाओ जूते भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक जूता है अपना, दिख रहा है क्या अच्छे से, हाँ ये दिख रहा है बेचारा, ये एक जूता है,
एक जूता बनाने के लिए मेरे को 8 बिंदियां लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदियां। क्या 2 जूता बनाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ 10 बिंदियां लगेंगी? नहीं, 2 जूते में 8 इंटू 2 16 बिंदियां, 3 के लिए 8 इंटू 3 24 बिंदियां। समझ में आया? तो जैसे जैसे मैं यूनिट्स बढ़ा रहा हूं, एग्जैक्टली उसी रेशियो में मेरी जो कॉस्ट बढ़ रही है। मान लो 1 रुपए की मैं खरीदता था तो 8 रुपए लगे, यहाँ 16 रुपए लगेंगे, यहाँ 24 रुपए। तो उसी रेशियो में जब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसे कहूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया? चलो, और अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था रेंट का, रेंट का बोले तो मान लो मैंने रेंट पे कर दिया 10,000 रुपया। अब मैं इस एक महीने में 1 लाख जूते बनाऊं, 1 करोड़ जूते बनाऊं, जूते नहीं बनाऊं, क्रिकेट खेलूं, सो जाऊं, बंद करके भग जाऊं, 10,000 रुपये तो लग गए ना मेरे। 10,000 रुपये लग गए फिक्स कॉस्ट। क्या मैं बढ़ेगी मेरी कॉस्ट? नहीं। क्या कम होगी? नहीं। कुछ भी करूं इतनी की इतनी ही रहने वाली है। तो जो एक बार ठस बैठ गए कि लो बैठ गए अपन, अब नहीं बदलने वाले, उसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे। अब पता है, जब भी एक अच्छा होता है, एक आदमी है अच्छा आदमी, गुड बॉय, एक है बुरा आदमी। इतनी बेकार राइटिंग नहीं है अपनी, वो तो थोड़ी आ रही है स्पीड में। एक है बुरा बच्चा। हमेशा एक बच्चा होता है ना जो बीच का होता है, मतलब वो हंस भी रहा होता है, रो भी रहा होता है, मतलब वो बीच का आदमी होता है कि अच्छा भी हूं थोड़ा सा, थोड़ा बुरा भी हूं मैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमेशा ऐसे दल बदलू लोग हर जगह मिलते हैं, अपने पास भी है। एक तो भाई अपन ने पढ़ ली प्योर 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 वेरिएबल कॉस्ट, एक आई हमारे पास फिक्स कॉस्ट। अब एक बीच में आदमी आ जाएगा जिसका नाम होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मेरी बात सुनो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है ना जो मैं प्रोडक्ट अगर बढ़ाता हूं तो बढ़ती तो है, बढ़ती है, लेकिन एग्जैक्ट रेशियो में नहीं बढ़ती है। हाँ देखो मैं बताता हूँ। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया तो मुझे 2 लगे, 2 रुपए या 2 सामान कुछ भी समझ लो, 2 रुपए लगे। 2 प्रोडक्ट बनाया तो 5 रुपए लगे। 3 प्रोडक्ट बनाया तो मान लो 9 रुपए लगे। इस रेशियो में बढ़ रहा है अपना। कोई रेशियो है क्या ये? अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे को 1 यूनिट का दाम 3 रुपए आया, यहाँ 2.5 रुपए आया, यहाँ 2 रुपए आया। कोई फिक्स चीज है क्या कि इतना ही है अपना? नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है, बढ़ रहा है लेकिन सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इसको सेमी वेरिएबल कहा जाएगा। तो कभी भी वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में कैसे फर्क करोगे? एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लेना। एग्जांपल देता हूं, चलो। यूनिट्स कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट की ना हमेशा पर यूनिट कॉस्ट सेम आने वाली है। एक बनाया तो 2 रुपए लगे, 2 यूनिट बनाया तो 2 × 2 4 रुपए लगे, 3 बनाया तो 3 × 2 6 रुपए लगे, 4 बनाया तो 4 × 2 8 रुपए लगे। समझ में आया? इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो सेमी वेरिएबल की बात कर लेते, आओ। सेमी वेरिएबल का एग्जांपल मैं दिखाता हूं। अब देखो, पहला बनाया तो मुझे लगे 2/1 2 रुपए, ठीक है। जब 2 बनाया तो 1 यूनिट को बनाने के लगे 2.5 रुपए। फिर जब 3 यूनिट बनाया तो बनाने के लगे 3 रुपए। फिर जब 4 यूनिट बनाया तो बनाने के लगे कुछ इस हिसाब से लगे होंगे 3 पॉइंट कुछ 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 कुछ। तो देखो
दाम बढ़ तो रहा है पर सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, हर बार 2-2 रुपए ही नहीं बढ़ रहा है, एक एक यूनिट बढ़ा रहा हूँ तो 2-2 रुपए ही नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग कुछ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको कहेंगे सेमी वेरिएबल, इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया हमारे पास वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में। और फिक्स्ड क्या, फिक्स्ड वो जो अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तब भी 10,000 रुपये लगेंगे, 2 बनाऊंगा तब भी 10,000 लगेंगे, 3 बनाऊंगा तब भी 10,000 लगेंगे। तो जो एक बार बैठ जाता है कि भाई मैं इतना ही लगने वाला हूँ, वो होती है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए, तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और इसी के साथ एक पॉइंट और नोट कर लो, लिख लेते हैं यहाँ पे। वैसे अपने नोट्स में लिखा है पर फिर भी आप चाहो तो लिख लो, वेरिएबल में पर यूनिट कॉस्ट ऑलवेज सेम, फिक्स्ड में पर यूनिट कॉस्ट always false when we make more products। मतलब जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट बनाता हूं ना, मेरी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट गिर जाती है। दिखाऊं कैसे? ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, देखो यूनिट्स, देखो यहां मैं लिखता हूं यूनिट्स 1 2 3 4। फिक्स्ड कॉस्ट, जल्दी बताओ फिक्स्ड कॉस्ट किसको कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो बेचारी ठस होके बैठ गई कि लो भैया मैं जितनी लग गई उतनी ही लगूंगी, अब 1 बनाओ 2 बनाओ 3 बनाओ 4 बनाओ। तो यहां पे पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा मेरा? 10,000 बाई 1 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। यहां पे कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 2, 5,000 रुपए। यहां कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा मेरा 33,333.33। यहाँ कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 4 जो क्या आएगा 2,500। तो जैसे जैसे मैं यूनिट्स ज़्यादा बनाऊंगा मेरी फिक्स्ड कॉस्ट गिरती हुई चली जाएगी। अब आप बोलोगे अमित भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी बता दो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना किसी की नहीं सुनती, बढ़ेगी तो सही लेकिन किस रेशियो में बढ़ेगी कोई नहीं जानता। समझ में आ गया? चल, तो ये वाला पार्ट भी अपन ने खत्म किया। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कॉस्ट दैट चेंजेस इन द सेम प्रपोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब 1 बना रहे थे तो 2 रुपए, 2 बना रहे तो 2 इंटू 2 4 रुपए, 3 बना रहे तो 2 इंटू 3 6 रुपए, एंड पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल जैसे बिंदियों का एग्जाम्पल, ये रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो जो एक बार लग गई ठस हो जाती है, और डिक्रीजेस एंड इट लिखा है क्या, लिख देते हैं चलो, फॉल्स विथ नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज। जब इंक्रीज होता है तो वो गिरता चला जाता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, और किसी की नहीं सुनता। चल, पता है मैंने ना एक ट्रिक दिया आप लोगों को यहाँ पे कि हम कैसे पता करेंगे कॉस्ट वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है। एक ही सवाल पूछना है, एक सवाल के बेसिस पे। पता है क्या, कि क्या मैं अपना प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ, 1 से 2 कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल का आंसर है यस, तो आ जाना कहाँ पे, आ जाना सीधा वेरिएबल पे। नहीं बढ़ रही है, गिर रही है, तो क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी से ना मैं सेम सवाल पूछूंगा कि भाई जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, तो सेम रेशियो में बढ़ रहे हो या अलग अलग रेशियो में? सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं तो प्योर वेरिएबल, अलग रेशियो में बढ़ रहे तो सेमी वेरिएबल। बात खत्म हो गई, है ना? देखो 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 कितना प्यारा तरीका था भाई। मैं क्या पूछूंगा, सबसे पहले पूछूंगा, सुनो मैं अपना प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूं, क्या मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ कॉस्ट बढ़ रही है, तो वेरिएबल वाले कॉलम में आ जाओ। अगर कॉस्ट गिर रही है तो फिक्स्ड हो गई कॉस्ट, खत्म। अब वेरिएबल वाले कॉलम से एक सवाल पूछो, जब मैं अपनी प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूं क्या कॉस्ट एग्जैक्ट रेशियो में प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? 1 बना रहा था 2 रुपए, 2 बना रहा था 4 रुपए, 3 बना रहा था 6 रुपए, ऐसे हो रहा है। हाँ तो ये प्योर वेरिएबल है, वरना सेमी वेरिएबल है। डन। चलिए हमने बहुत अच्छे से समझा इसको। अब ये 5th कंसेप्ट के बाद में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस।
फंक्शंस मतलब कौन कैसा काम करता है उसके बेसिस पे, ये बस समझने की चीज है। क्या जो कॉस्ट मुझे मैन्युफैक्चर करने के लिए लग रही होगी, कुछ बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर दूंगा। एडमिन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट मेरी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए लग रही होगी, एडमिन कॉस्ट सुनते ही ना ऑफिस याद रख लेना। ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं, जो लोग बैठते हैं, जितने भी लोग कॉलिंग वगैरह, ये सब दिस दैट सब, तो ये एडमिन कॉस्ट। जो भी मेरे को बेचने के लिए कॉस्ट लग रही होगी, सेलिंग कॉस्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन, सामान पहुंचाने के लिए लग रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट लग रही होगी, R&D कॉस्ट। समझ में आया क्या? क्या बिल्ली कौन, जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है, मैन्युफैक्चर। ठीक है, मेरे को बताओ फंक्शन के बेसिस पे मैन्युफैक्चर करने वाली कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफिस वाली कॉस्ट एडमिन कॉस्ट, सेलिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगी सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट लगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगी R&D कॉस्ट। बस। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब, अरे वो बोलते हैं ना नॉर्मल आदमी है कि मेंटल आदमी है, वो वाला नहीं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल कॉस्ट। देखो नॉर्मल, जो कॉस्ट जनरली मैं अज्यूम करके चलता हूं ना, कि मान लो मैं एक जूता बनाता हूं, तो हमेशा 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 मुझे इतना 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 मटेरियल, इतना ये वो दिस दैट फलान ढिकान, ये सब कुछ लगता है। नॉर्मली, जिसको हम नॉर्मल भाषा में, मैंने बोला था ना हमेशा अपन मार्केट टर्म्स में जो हम बात करते हैं वैसे सीखेंगे। मोटा मोटी खर्चा, एग्जैक्टली यार, एक जूता बनाने के लिए मोटा मोटी खर्चा जिसको बोलते हैं ना, वो होती है हमारी नॉर्मल कॉस्ट। और एबनॉर्मल कॉस्ट, कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मली खर्चा नहीं लगता है ना, जब वो भी ऐड ऑन हो जाता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। बेस्ट एग्जांपल दूं, चलो बताता हूं। मैं अगर नॉर्मली अगर नॉर्मली गर्मियों में खीरा क्यूकम्बर लेने जाता हूं ना, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। पर विंटर्स में जब खीरा बन नहीं पाता, जब खीरा बनता नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उस टाइम पे उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है उसकी। खीरा गर्मियों में मिलता है, सर्दियों में नहीं मिलता। तो वहां पे जो अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है ना, उसको जनरली अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। मतलब नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट जो नॉर्मली लगनी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट स्पेसिफाइड और नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, गर्मियों में क्यूकम्बर आता है अपने पास, तो उसकी जो मोटा मोटी कॉस्ट होती है वो। और सर्दियों में which is not incurred normally for a given level of output under specified conditions। specified conditions में जो कॉस्ट मेरी इनकर्ड नहीं हो सकती थी, अब बताओ गर्मियों में मेरे को रेफ्रिजरेटर वाली कॉस्ट पड़ती क्या? उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता क्या खीरों को? नहीं रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि वैसे ही वो वहां पे अवेलेबल होते हैं, उगते हैं। ठंडी में नहीं उगते हैं, वो उसका नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी अपनी, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। समझ में आ गया? चलिए, अब अपने पास बहुत प्यारे से दो ही कंसेप्ट बचे हैं, एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और दूसरा वेरिएबल सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करना सीखना। चलिए सीखे अपन। आइए, मेरे को ना फटाफट से आप लोग पहले एक चीज बता दो कि अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा, बेसिक लेमन लैंग्वेज में पढ़ा, सब कुछ नॉर्मल जैसे मार्केट टर्म्स में अपन बात करते हैं वैसे करके सीखा, सब कुछ समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो ना, तुरंत आप लेक्चर वहीं रोक के मेरे को पिंग कर देना, अमित भाई ये डाउट है यार, पढ़ाया नहीं ढंग से। तो वहां पे आप पूछ रोक के मेरे को बता देना, अपन वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूं, जो लेक्चर्स में लोग आगे कवर करते हैं, पर मैं चाहता हूं आप शुरू में ही आपको पता हो। आओ, तो अपन ने ये पढ़ा, एक अपन ने पढ़ा नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में जो मेरी कॉस्ट इनकर होती है नॉर्मली, उसको कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अगर मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा होता नॉर्मल कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल चलो यहां ले लो
क्यूक्यूम्बर इन समर। यहां पे मैं सिर्फ क्यूक्यूम्बर को उगाता, खेत से तोड़ के लाता, बेचता, घर निकल लेता, डन। अब यही चीज क्यूक्यूम्बर इन विंटर। नॉर्मली अगर मैं क्यूक्यूम्बर उगाता हूं तो खेत से तोड़ के लाता हूं, बेच देता हूं, ठीक है। पर अगर मैंने उसको क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं यार, सरकार के भी होते हैं, अमीर लोग खुद के भी रखते हैं, बड़े बड़े फ्रिज में ना गर्मियों में जाके ही उसे स्टोर करके रख दिया ताकि मैं उसको ठंड में बेच सकूं। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन नॉर्मल कंडीशन, तब जो मेरी कॉस्ट इनकर नहीं होती है, मतलब गर्मियों में मेरी रेफ्रिजरेटर कॉस्ट नहीं लगती ना, बिल्कुल भी नहीं लगती, मैं तो उसको विंटर में जबरदस्ती बेचना चाह रहा हूं, तब मेरी वो कॉस्ट लग रही है, तो उसको कहते हैं अपन एबनॉर्मल कॉस्ट। समझ में आया? ये बेसिक एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ये मत बोलना कि अमित भाई ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, ये मैं आपको एक बस कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए समझा रहा हूं। अब मैं सही वाला एग्जांपल पिक करता हूं नॉर्मल कॉस्ट का और एबनॉर्मल कॉस्ट का। ये परफेक्ट एग्जांपल है। क्या हुआ ना, मैं हर साल 10,000 जूते बनाता हूं, बेच देता हूं मार्केट में। इस साल क्या हुआ, मैं 8,000 जूते बना चुका था, नहीं चलो मान लो मैं 10,000 के 10,000 जूते बना चुका था, लेकिन मेरी फैक्ट्री में आग लग गई ना, तो मेरे 2,000 जूते जल के खत्म हो गए, जल के खत्म, स्वाहा। अब मेरे पास कितने जूते बच गए, 8,000। मेरे को बेचने कितने हैं, 2,000 10,000 बेचने हैं ना, तो 2,000 में दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो 2,000 का खर्चा है, जो नॉर्मली मुझे नहीं लगता था, नॉर्मली मेरे गुड्स जलते थे क्या, नहीं, तो जो जल गया, जो नॉर्मली नहीं होता है, उस कॉस्ट को मैं बोलता हूं एब नॉर्मल कॉस्ट, की ये नॉर्मली नहीं लगती पर लग गई उस सिचुएशन की वजह से जो नॉर्मल नहीं मिलती मुझे, ठीक है। तो एबनॉर्मल कॉस्ट को अपन लिख देते हैं यहां पे, आप बेसिक अपने लिए लिख लो कि कॉस्ट विच गेट्स इनकर्ड इन अनयूजुअल ऑब्लिक एबनॉर्मल कंडीशन। कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई तब जो मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ गई, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लिखी दो, हटाओ, उसको कहता हूं मैं एबनॉर्मल कॉस्ट। समझ में आया? चलिए अब ना नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस भी अपने पास चीजें होती है, ये बताता हूं क्या होता है। अमित भाई नॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस मतलब जो एबनॉर्मल ही हो जाता है, एकदम सही। देखो मैं बताता हूं, नॉर्मल लॉस, आपको एग्जांपल दूं, आप एक कॉपी खरीद के लेके आए, 120 रुपए, 120 पेजेस थे उसमें, पर आपको पता है कि भैया पहला पन्ना राम का, राम भगवान जी का, लास्ट पन्ने में तो भैया मैं घस देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ये वो दिस दैट फलान ढिकान, और 2 3 पन्ने तो अपन फाड़ ही देते हैं। तो अपने को पता है, क्या पता है, कि 120 पेजेस में से काम तो अपने 115 ही आने वाले हैं, ये 5 का जो नुकसान हुआ वो मेरा नॉर्मल लॉस है। देखा, मतलब बेसिक वैसे एग्जांपल उठाते हैं जो आपको तुरंत समझ में आए। तो नॉर्मल लॉस कैसा, नॉर्मल लॉस वो लॉस जो मैं यूजुअली नॉर्मली एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे मैं 100 एग्जांपल लिख लेते, एग्जांपल से समझ जाएंगे। आई बॉट कॉपी ऑफ 120 पेजेस, ठीक है। फिर डायग्राम बना लेते, आ जाओ। पहला पन्ना राम भगवान जी का, अपन ने ओम लिख के रख दिया उसको, लास्ट पन्ना अपन रफ करते हैं, और बीच के अपन ने क्या किया, 3 पेज फाड़ के साइड में रख दिए, हो तो अपन हमेशा के फाड़ देते, एरोप्लेन बना दी, कुछ भी कर दिया। तो 5 पेजेस का लॉस, 5 पेजेस का लॉस नॉर्मली होता ही होता है, तो इसको कहेंगे नॉर्मल लॉस। अब देखो एब नॉर्मल लॉस,
आप जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, क्या हुआ ना, बारिश हो रही थी, बारिश में आपकी सारी की सारी कॉपी भीग गई, भीग गई, चलो भीग गई, अपन ने उसको सुखा दिया, सूख भी गई। क्या हुआ ना, जब सुखा रहे थे ना, आई बॉट, फिर से लिख देता हूँ, चलो मैं इसी को लिखता हूँ। अपने पास हाँ, अरे आ जा मेरे भाई, लगता है ऐसे नहीं मानेगा, इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। कभी कभी जिद्दी हो जाता अपना भाई, मानता ही नहीं रहता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। हाँ, तो मान लो अपन ने बारिश में भीग गए, सारी कॉपी भीग गई, अपन ने क्या किया, घर आए उसको सुखाने लगे, सूख रही थी, अच्छे से सूख रही थी, सुखाते सुखाते ना आग पे क्या हुआ, 10 पेजेस पे आग लग गई, सुखाते सुखाते 10 पेज तो वहीं स्वाहा हो गए, फूक गए। अब क्या ये नॉर्मली होता है क्या, मैं नॉर्मली भीगता हूँ क्या, नॉर्मली आग पे सुखाने वाले काम करता हूँ क्या, नहीं, सुखा रहा था, आग लग गई, फूक गया, 10 पेजेस मेरे जल गए। तो ये 10 पेजेस लॉस्ट ड्यू टू फायर विच डोंट ऑकर यूजुअली इज एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गया, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का मतलब, नॉर्मल लॉस जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, एबनॉर्मल जो अचानक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके साथ समझ लो, देख तो बता देता हूँ। ये ट्रीटमेंट है जो हम हमेशा करके चलेंगे। पता है क्या ट्रीटमेंट, देखो ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आएगी अपने को। मान लो मैं लेके आया था 120 पेजेस की कॉपी, कितने में, 120 रुपए में, ठीक है। एक पेज कितने रुपए का पड़ा मेरे को, 1 रुपीज पर पेज, ठीक है। अब देखना, जब भी जब भी नॉर्मल लॉस होता है ना, नॉर्मल लॉस, मैं हमेशा हमेशा यूनिट्स तो माइनस करूंगा, पर कभी भी कॉस्ट माइनस नहीं करूंगा। ए अमित भाई, सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ, 5 पेजेस का मेरा लॉस हो गया, तो मैं 5 पेज तो माइनस करूंगा, कॉस्ट वाले कॉलम में कभी भी कुछ माइनस नहीं करता, इसको 0 रखता। तो अब पता है इससे फाइनली क्या हो जाएगा, इससे हो ये जाएगा कि मैं अब बोलूंगा कि मेरे को 115 पेजेस के लिए 120 रुपए देने पड़े, और एक पेज के लिए देने पड़े 120 बाय 115। समझ में आया ये चीज, अब समझ में आई। मतलब नॉर्मल लॉस की वजह से पता है क्या होता है, जो बाकी बची हुई अच्छी यूनिट्स होती है ना, उनका पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। अमित भाई ये वाला सर के बाउंसर से गया, सर के ऊपर से गया, मेरी बात सुनो फिर से देखो, इतना तो समझ में आएगा ना कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा ना, चाहे नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल हो, नॉर्मल लॉस ऑफ आवर्स हो, जब भी नॉर्मल लॉस होगा ना, यूनिट्स साइड में से माइनस कर देना, कॉस्ट साइड में से कुछ भी माइनस मत करना, ठीक है। तो 5 पेज तो मैं माइनस करूंगा, कॉस्ट 0 रुपए माइनस करूंगा, उससे क्या होगा, जो बचे हुए मेरे पेजेस हैं, जो बची हुई यूनिट्स होती हैं, उनकी पर यूनिट कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया। अब एबनॉर्मल लॉस में क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस में यहाँ पे मेरे 10 पेजेस का नुकसान, यूनिट्स भी माइनस करूंगा, और पेजेस इनटू कितने रुपए एक पेज के थे, 1 रुपए, स्टार्टिंग में 1 रुपए एक पेज का लाया था ना, वो भी माइनस करूंगा। तो इससे क्या होगा, 110 पेज का 110 रुपया, यहाँ पे मेरी पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही रह जाएगी। तो ये होता है नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट,
एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। ये बहुत चैप्टर्स में आएगा और हर बार कंफ्यूज करेगा। ऐसी टिकड़म, ऐसी ट्रिक कोई नहीं देने वाला आपको कभी भी। किसी कुछ भी उठा के देख लेना, आईसीआई का कोई भी मैट उठा के देख लेना, कभी ये तिकड़म नहीं मिलेगा। सिर्फ एक काम, क्या? जो नॉर्मल लॉस है यूनिट्स माइनस कर दो। यूनिट्स, यूनिट्स मतलब जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं, पेजेस है यहाँ पे। कॉस्ट कभी भी माइनस मत करना, नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस में यूनिट्स भी माइनस कर देना और कॉस्ट भी माइनस कर देना। कॉस्ट कैसे? पर यूनिट कॉस्ट जो पहले आ रही थी, ये वाली माइनस कर देना। समझ में आया? ये ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का। तो अब समझ में आया नॉर्मल कॉस्ट किसको कहते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट किसको कहते हैं, नॉर्मल लॉस किसको कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस किसको कहते हैं, और फाइनली उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। समझ में आ गया? चलिए। अरे बाबा जी आप कहां से? डन 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 डन। अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट बच रहा है, लास्ट कंसेप्ट, हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल और फिक्स्ड पार्ट। मतलब अमित भाई देखो, मैंने बोला था ना अपने पास दो तीन तरह की कॉस्ट है तो मेन दो ही तरह की। कौन सी? एक प्योर वेरिएबल, एक मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। बीच में दोनों के ना घुस के बैठ गया सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या है? थोड़ा सा इसका भी पार्ट है और थोड़ा सा इसका भी पार्ट है, मतलब थोड़ा प्योर भी है थोड़ा फिक्स्ड भी है। तो अब मतलब मैं कभी भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ूंगा तो उसके अंदर से वेरिएबल और फिक्स्ड निकलेगा क्या? श्री हनुमान जी ने क्या बोला था? मेरा सीना चीर के देखोगे तो कौन निकलेंगे? प्रभु श्री राम ही निकलेंगे। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ के देखोगे तो क्या निकलेगा? वेरिएबल और फिक्स्ड ही निकलने वाला है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे। इसका एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। देखो, ये देखो, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, परफेक्टली विजिबल है। ये रहा हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका ना ये देखो एक तरीका है। क्या? मेरे पास ऐसी क्वेश्चन यही दिया रहेगा, ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा, ठीक ऐसे रहेगा, और दिया रहेगा यूनिट्स और कॉस्ट। मान लो यहां पे मैं 100 यूनिट बनाता हूं, यहां पे 110 यूनिट बनाता हूं, यहां पे कॉस्ट लगती है मेरी 100 रुपए, यहां पे लगती है 105 रुपए। पता है, बहुत प्यारा तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। पता है कैसे? दोनों कॉस्ट को माइनस कर दो, दोनों यूनिट को माइनस कर दो। आई? हाँ, 105 माइनस 100, 110 माइनस 100, बात खत्म। 5/10 इज इक्वल टू 0.5। ये मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। है हाँ, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, फिक्स्ड निकालना तो और भी आसान है। कैसे? देखो दिखाता हूं। 100 रुपए है मेरी टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 100 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट थी इस ऑप्शन में, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के है? हाँ मैं बोल सकता हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 0.5, अभी अपन ने ऊपर निकाला ना। हाँ, मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं? 100 यूनिट्स बना रहा हूं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी होगी? 50 रुपए की, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 100 इज इक्वल टू 50 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? लिख सकता हूं। तो क्या मेरी फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी 50 रुपीज? हाँ 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 हाँ, अरे जादू, जादू नहीं। देखो पूरी कंसेप्ट फिर से समझो। हमारे पास हमेशा हमेशा यही फॉर्मेट दिया रहेगा, नंबर्स कुछ भी रहे फॉर्मेट यही रहेगा। दो ऑप्शन दिए रहेंगे, दोनों में यूनिट्स और कॉस्ट दी रहेगी। अब एक चीज पकड़ना, सबसे पहले ना आप एक बात बताओ, जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी ना वो वाला पूछूं मैं इससे क्वेश्चन? हाँ पूछो। क्या मैं यूनिट्स बढ़ा रहा हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है, तो वेरिएबल वाले कॉलम में आ जाओ। आ गए? ठीक है। क्या प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है? देखो पहले एक यूनिट का कितना लगता था? पहले एक यूनिट का लगता था 1 रुपए। अब एक यूनिट का कितना लगेगा? अब एक यूनिट का 1 रुपए से कुछ कम लग रहा है।
तो क्या 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 मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? क्या क्या मेरी कॉस्ट बढ़ रही है टोटैलिटी में? टोटैलिटी में मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ, मेरी टोटैलिटी में कॉस्ट बढ़ रही है। जो अपन ने बढ़ने वाला सवाल पूछा था ना कि क्या मेरी कॉस्ट बढ़ रही है या नहीं, वो टोटल वाले से पूछा था। टोटल कॉस्ट बढ़ रही है ना, पर यूनिट पे मत आ जाना। बोलोगे अमित भाई पर यूनिट कॉस्ट तो गिर गई। अरे वो तो गिरेगी ना यार, क्योंकि इसमें कुछ भी, देखो इसमें कुछ तो फिक्स्ड मिला हुआ है। हाँ अमित भाई फिक्स्ड मिला हुआ है। और फिक्स्ड का अपन ने एक नेचर पढ़ा था कि जैसे जैसे बढ़ते हैं वो वैसे वैसे गिरती है, कम होती है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कम हुआ है। अपन ये सवाल टोटल कॉस्ट से पूछ रहे हैं। क्या जब मैंने यूनिट्स बढ़ाई तो मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ी? हाँ बढ़ी। क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ी? यहाँ पे 1 रुपए था, यहाँ पे तो 1 रुपए नहीं आया, तो मतलब ये मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल पार्ट निकालने के लिए ना, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए एक ही तरीका, जितनी कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितना यूनिट्स। 105 माइनस 100, 110 माइनस 100, ये आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 0.5 पर यूनिट। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए 50 पैसे अपने लग रहे हैं। चलो अब मैं कोई भी ऑप्शन पकड़ता हूं। चलो ऑप्शन 1 पकड़ता हूं। ऑप्शन 1 में मैंने 100 यूनिट्स बनाई है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी लगनी चाहिए? 100 इंटू 0.5, 50 रुपए, है ना। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हर यूनिट वाइज चेंज होती है। हाँ ठीक है, हर यूनिट वाइज सेम रहती है। मतलब जब भी मैं जितनी बढ़ाता हूँ, 1 बढ़ाया तो 1 रुपए लगा, 2 बढ़ाया तो 1 इंटू 2 2 रुपए, 3 बढ़ाया तो 3 रुपए, वैसे तो 50 रुपए हो गए। अब देखो 100 रुपए है मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वही बोलते हैं ना कि फिक्स्ड और वेरिएबल का मिश्रण है। तो ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई 50 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी मेरी 100 माइनस 50 रुपीज। डन। अब आप बोलोगे अमित भाई ये तो एक ऑप्शन को पकड़ के कर दिया, दूसरे को करके दिखाओ। लो भैया, ऑप्शन 2 में मेरी कॉस्ट लग रही थी 110 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालू क्या मैं सबसे पहले? आओ, वेरिएबल कॉस्ट को क्या मैं लिख सकता हूं? 110 यूनिट, सॉरी 105 लग रही थी ना, 105, 110 यूनिट्स बनाया मैंने और एक यूनिट पे 50 पैसे लगे, तो इस पे कितने लगेंगे? 55 रुपए। ठीक है, ऑप्शन 2 की कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो 105 इज इक्वल टू 55 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या यहां से भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 50 रुपए आ गई? हाँ, तो ये तरीका था मेरा सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स्ड में कैसे ब्रेक करना है। इतना प्यारा तरीका था। ये देखो इसी को मैंने लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टोटल यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा टोटल कॉस्ट पकड़ लेना माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, ये देखो 5 लाख रुपए लग रहे थे जब मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा था, 50,000 यूनिट्स पे 14 लाख रुपए लगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला, पहले में पर यूनिट कितना लग रहा था मेरे को? पहले में पर यूनिट कुछ लग रहा था मेरे को, ये था 10,000 5 रुपए। अगले में पर यूनिट कितना लग रहा है मेरे को? देखो जरा, 2.8 रुपीज। तो एक सवाल पूछो, क्या मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ी? हाँ अमित भाई बढ़ी। पर क्या सेम रेशियो में बढ़ी? यहाँ 5 है, यहाँ 2.8 है, नहीं बढ़ी। पर यूनिट सेम नहीं रही ना, तो ये मेरा सेमी वेरिएबल है। मैं इसको वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा? पहले दोनों कॉस्ट डिवाइडेड बाय दोनों यूनिट्स, 14 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 माइनस 10,000, तो मेरे पास आ जाएगा 2.25 पर यूनिट। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। और कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ द यूनिट्स कर दो, ये आ जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से हम खत्म कर रहे हैं हमारा सबसे 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 पहला बेसिक इंट्रो वाला चैप्टर, जिसमें आजा 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 भैया, कुर्बानी वेस्ट नहीं जाएगी। इस बेचारे जूते की मदद से अपन ने सीखा, हेलो फोन नहीं आ रहा इस जूते की मदद से अपन ने सीखा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की सबसे पहली क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी सीखा। चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं।
जो भी मटेरियल क्या होता है, जो भी ठोस मजबूत चीज यूज कर रहे हैं, जैसे लेदर, जैसे ये बिंदी यूज कर रहे हैं, उसे मटेरियल कहते हैं। और अगर मैं डायरेक्टली मेरे इस एक जूते से उसको जोड़ सकूं तो उसको कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं जोड़ सकूं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। सेकंड, लेबर, जो भी मेहनत मजदूरी लग रही है उसको कहते हैं लेबर। जैसे लेबर को, एक मजदूर को 1 घंटे लगते हैं ये जूता बनाने के लिए, तो 1 घंटे की मेहनत डायरेक्ट मेरे जूते से रिलेटेड है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर जो सेलिंग एजेंट है, जो बेच रहा है, ओ भैया 100 जूते लोगे क्या, 1000 जूते लोगे क्या, वो किसी एक जूते पे तो काम नहीं कर रहा है ना, तो उसकी एक जूते से कॉस्ट में नहीं जोड़ सकता, इसीलिए वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और बाकी सारे बचे हुए खर्चे अपने एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा पड़ा था अपन ने, जैसे मान लो इस एक जूते के लिए मैं 10 रुपए की पेटेंट या रॉयल्टी पे कर रहा हूं, तो एक जूते से कॉस्ट जुड़ गई उसकी 10 रुपए की रॉयल्टी, हाँ, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। और मान लो मैंने रेंट, इस पूरी बिल्डिंग का रेंट लिया, ठीक है, रेंट में क्या करेंगे अपन, रेंट लिया अपन ने, अब एक जूता बनाओ, 100 बनाओ, करोड़ बनाओ, उसका कोई मतलब नहीं है इससे, इसीलिए वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि उस एक जूते से मैं नहीं जोड़ सकता उसको। उसके बाद अपन ने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वो क्या काम करता है। अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेल कर रहा हूँ, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च कर रहा हूँ, R&D कॉस्ट, ऑफिस में बैठा हूँ, एडमिन कॉस्ट, ये वाली हमारी कॉस्ट आ गई। इसके बाद सीखा 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, चाल चलन के बेसिस पे। वेरिएबल कॉस्ट, हर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। 1 यूनिट बनाऊंगा तो 2 रुपए लगेंगे, 2 बनाऊंगा तो 2 इंटू 2 4 रुपए लगेंगे, मतलब पर यूनिट जब भी निकालूंगा ना कॉस्ट सेम ही आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट, जो एक बार होके ठस बैठ जाती है कि भाई लग गई तो लग गई, अब नहीं बदलूंगी, तो 1 यूनिट बनाऊं चाहे 1000 यूनिट बनाऊं उतने ही लगने वाले हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हैं ना वो कॉस्ट गिर जाती है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और फाइनली हमने सीखा दोनों का मिश्रण, दोनों को जुड़ के सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड में, क्योंकि सेमी वेरिएबल, ये देखो, अगर मैं बोलूं ये है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, ये है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो गई ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो जुड़ा ही रहेगा ना, तो इसीलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा फिक्स्ड में और वेरिएबल में तोड़ के आना है, ठीक है, डन। इसके बाद हमने 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 सीखा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट, और ये सीखा कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा, जब भी नॉर्मल लॉस होगा यूनिट्स माइनस करके आ जाना, कॉस्ट मत माइनस करना, और एबनॉर्मल लॉस में यूनिट्स भी माइनस करना, कॉस्ट भी माइनस करना, तब जाके हमारा फाइनली पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आता है, जिसमें हमने कॉस्ट का A to Z उधेड़ के रख दिया, मतलब लिटरली उधेड़ के रख दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर कॉस्टिंग और इंट्रो टू कॉस्ट समझ में आया होगा। और अब हम आगे जाके अपना स्टार्ट करने वाले एक रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, तो आई होप आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है ना तो डू गिव मी अ फीडबैक कि अमित भाई आपका पहला लेक्चर बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने अपना इंट्रो दिया था ना कि आई एम अमित शर्मा, आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 30, KPMG गोल्ड मैन, मैं चाहता हूं आप लोग भी जैसे ही ये लेक्चर देख रहे हो, अगर गूगल पेन ड्राइव मोड पे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो सबसे पहले आज आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करने वाले हो, ताकि मैं आपका नंबर सेव करके रख सकूं कि अमित भाई आज हमने आपका लेक्चर लिया, आपका लेक्चर अच्छा लगा, बुरा लगा, अगर बुरा भी लगा तब भी बोलो कि अमित भाई ये वाली बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपका मैसेज देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, और उसके बाद से हमारा और आपका रिश्ता कंफर्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट, एंजॉयड इट। अगर पसंद आया है और YouTube पे देख रहे हो इसे तो प्लीज 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 लाइक करो, शेयर करो, और अपने सब्सक्राइब करो, और प्यारे 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 दोस्तों के साथ शेयर करो कि देखो यार हमने इतना प्यारा लेक्चर देखा है, और आप भी देखो, आप भी मजे करो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी कॉस्टिंग की इतनी प्यारी शुरुआत करी है, अब FM की करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पूरा कोर्स खत्म करेंगे, और इस पूरी जर्नी में आपको CA इंटरमीडिएट कंप्लीट करवाने में आपका अमित भाई और फास्ट एजुकेशन आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय गाइस।